ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? इंसिडेंट रे इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो जब कभी भी कोई लाइन आती है तो उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं हम लोग उसको? इंसिडेंट रे। और जब कभी भी किसी सरफेस पर टकरा कर वापस जाती है तो इस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे आने वाली रे और टकरा कर वापस जाने वाली रे। आने वाली रे को क्या कहा जाता है? और जाने वाली रे को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड। आने वाली रे जिस पॉइंट पर टकराती है उस पॉइंट को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, जब कभी लाइन कोई आई, टकराई और वापस चली गई, तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल। नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलते हैं वैसे। 90 डिग्री आप ड्रॉ करें, लेकिन 90 डिग्री किसके? सरफेस के। तो जब कभी भी आप नॉर्मल बनाते हैं, मतलब 90 डिग्री बनाते हैं सरफेस पे, तो जो आपकी इंसिडेंट रे है और जो आपकी नॉर्मल रे है, इनके बीच में एक एंगल क्रिएट होता है जिसे आप एंगल आई के नाम से जानते हैं, और इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जाती हुई रे और नॉर्मल रे के बीच में भी एक एंगल क्रिएट होता है जिसको एंगल आर के नाम से जानते हैं, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आने वाले एंगल का नाम क्या है? मतलब आती हुई रे जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाती हुई रे जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है, आती हुई रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जाती हुई रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है। ठीक है, अच्छा जी। और कमाल की बात है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो एंगल आती हुई रे ने बनाया है और जो एंगल जाती हुई रे बना रही है, वो दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आती हुई रे ने एंगल बहुत ही ज्यादा बनाया है नॉर्मल के साथ, ठीक है, ये देखिए कितना ज्यादा एंगल है, तो जाती हुई रे भी उसी तरीके से जाएगी और वो भी उतना ही एंगल बनाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मान लीजिए जैसे ये सरफेस है और यहां से आपके पास रे आई, और ये आपके पास क्या हो गया? नॉर्मल रे। तो जाती हुई लाइन भी इसी तरीके से ऊपर वे में ही जाएगी, क्योंकि आने वाला एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, जिसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक क्लियर है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। दूसरा है, आपको पैरेलल लाइन प्रूव करना भी आना चाहिए। पैरेलल लाइंस को प्रूव कैसे करते हैं? कि मान लीजिए जैसे आपके पास दो लाइनें हैं और एक ट्रांसवर्सल ने जब उनको कट किया, तो हम जानते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। मतलब अगर आपकी L1 और L2 आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं। इफ L1 इज पैरेलल टू L2, देन एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2। रीजन बेशक एंगल ऑफ मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते करस्पॉन्डिंग में, लेकिन अल्टरनेट पे ज्यादा फोकस। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल। मैं इसका कन्वर्स लिख रहा हूं, इसका इसी बात का उल्टा,
कि इफ एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2, नहीं नहीं अल्टरनेट इंटीरियर से नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा तो लाइनें तो पैरेलल सिद्ध हो ही गई। अगर किसी तरीके से एंगल 1 किसके इक्वल हो जाए, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए ये दो लाइनें मैंने बनाई, यहाँ पे मैंने एक कर दिया, मैंने ये वाला एंगल 60 डिग्री बना रखा है और इधर मैंने ये वाला एंगल 60 डिग्री बना रखा है। ये 60 डिग्री बना रखा है। यार प्लीज, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो। अब अगर मुझे ये बात प्रूव करनी है कि ये L1 जो है ये L2 के क्या है, पैरेलल है। अगर मुझे ये प्रूव करना है, मान लो मुझे प्रूव करना है कि एंगल 1 किस मतलब L1 जो है वो पैरेलल है किसके, L2 के। तो देखो मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसे कहूंगा कि भाई मैं इसको एंगल 1 बना देता हूँ। अब आप मुझे बताओ ये 60 है तो ये क्या होगा, रीजन, और ये 60 है तो ये भी तो एंगल 2 भी 60 हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट। ठीक है। अब आप गौर करिए कि एंगल 1, अरे नहीं यार अल्टरनेट इंटीरियर नहीं लगेगा, अल्टरनेट इंटीरियर पैरेलल लाइनों में लगता है, ये लाइनें पैरेलल नहीं है, प्रूव करनी है हमें, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है यार प्लीज यार इसको कॉमेडी में मतलब, मुझे पसंद नहीं यार ये कॉमेडी तुम्हारी। मैं ये कह रहा हूं कि L1 और L2 आपस में पैरेलल नहीं है, ये प्रूव करना है आपको। मैं तो आपको तरीका बता रहा हूं कि अगर किसी दो लाइनों को प्रूव करना है तो आपको किसी और तरीके से एंगल 1 को और एंगल 2 को क्या करवाना पड़ेगा, इक्वल करवाना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें करवाया वर्टिकल अपोजिट्स के थ्रू। अब अगर मैं कहूं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है 60 डिग्री ईच, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, 60 डिग्री के हैं, तो मैं कह सकता हूं देन आप इस बात को कह सकते हो कि L1 जो है वो पैरेलल है किसके, L2 के। रीजन कन्वर्स ऑफ, ये यार कन्वर्स ऑफ AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम कहती थी कि अगर लाइनें पैरेलल हैं, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो ये जो उल्टे एंगल है ना ये आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ये कौन सी थ्योरम कहती थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है। अब इसी बात का उल्टा कैसे, कि अगर किसी तरीके से एंगल 1 किसके इक्वल हो जाए देन ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या होगी, ये आपकी कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम कहेगी कहेगी सही है। तो अल्टरनेट इंटीरियर कहती है कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो उल्टे एंगल इक्वल है, और कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट क्या कहता है कि अगर उल्टे एंगल इक्वल है तो लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है। इस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको जो करने के लिए बोला गया आप उस पर बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि दो मिरर हैं इस तरीके से, पॉलिश्ड सरफेस कुछ इस तरफ, इधर है पॉलिश सरफेस, इसका पॉलिश सरफेस इधर है, और इन मिरर्स का प्रॉपर नाम है, नाम क्या दिया है इन्होंने, इसको P नाम दिया है, इसको Q, और इधर R, और इधर इधर तो मान है इसको S। और बोला है कि आती हुई एक रे है S, ठीक है, नाम इन्होंने दिया है यहाँ पर A, और ये पॉइंट जहां टकरा रही है वो B, और यहां से चली गई वो वापस, ठीक है इस तरीके। और फिर जाकर वो दोबारा किस मिरर में टकराई है, RS में टकराई है, और फिर दोबारा रिफ्लेक्ट करी है, और ये है ये D। यार याद है ऐसे ही लाइन का इन्होंने फॉर्मेट सा बनाया है। हाँ जी, ये पॉइंट जो है इन्होंने C दिया है, और आपको प्रूव करने के लिए क्या बोला है वो सुनो। टू प्रूव आपको जो बोला है वो बोला है कि AB लाइन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए CD, ठीक है। और इसमें एक चीज उन्होंने गिवन बोली है, मतलब ये वाली लाइन कहीं ना कहीं आपको जो प्रूव करने के लिए बोला है उस पर काम करते हैं। इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के पैरेलल प्रूव करना है आप। अब आप मुझे बताओ ये वाली लाइन और
इस वाली लाइन को अगर मुझे पैरेलल प्रूव करना है तो इनके बीच में जो ट्रांसवर्सल है, इससे पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अरे अल्टरनेट इंटीरियर नहीं हो सकते यार, ये लाइनें पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो प्रूव करनी है। हम इन लाइनों को पैरेलल जो प्रूव करेंगे वो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर से करेंगे। तो आप अल्टरनेट इंटीरियर नहीं बोल सकते डायरेक्टली ये अल्टरनेट इंटीरियर है। पैरेलल करने के लिए अब मतलब मेरा जो प्लान है वो सुनो, मेरा प्लान ये है कि किसी तरीके से अगर मैं ये एंगल बी और एंगल सी क्या दिखवा दूं, इक्वल दिखवा दूं, तो मेरा मामला बनेगा इसका। अब उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी हमने वो सुनिए। हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, लाइन आई और गई, तो जहां पे जो पॉइंट बना ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और जब अगर आप उधर से नॉर्मल बनाओ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बनेगा और एंगल ऑफ, अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे कि नहीं? रीजन क्या होगा? धीरे धीरे बोलिए, धीरे बोलिए, नो नीड टू बी सो लाउड। इसी तरीके से सी भी तो एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और अगर मैं इस तरीके से एक लाइन बना लूं तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। तो वो हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू इस काम को करेंगे कि हम यहाँ भी परपेंडिकुलर बनाएंगे और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बनाएंगे, मतलब बी पे भी परपेंडिकुलर और सी पर भी परपेंडिकुलर, और यहाँ पे टोटल 4 एंगल्स बनाएंगे। अब आप मुझे बताइए क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है? वजह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पीयूष ध्यान रख भाई। और एंगल 3 किसके इक्वल है? रीजन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर किसी तरीके से मैं ये 2 और 3 भी इक्वल दिखा दूं, बाई चांस समहाउ अगर मैं इस बात को सिद्ध कर दूं कि एंगल 2 किसके इक्वल है, तो इन 3 बातों से एक चीज क्लियर हो जाएगी। भैया इसको करोगे कैसे, इनका तो पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके लिए क्या करोगे, कर देंगे, आप चिंता मत करिए। वो कैसे करेंगे वो हमारा मैटर है, बट आप इतना समझिए अगर हम कर देते हैं तो। मुझे एक बात, एक मिनट रुक जाओ, मुझे कंप्लीट करने दो पहले। अगर मैं इसको तीसरे को भी करवा दूं किसी तरीके से, तो मुझे एक बात बताओ, क्या एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 क्या इक्वल हो जाएंगे चारों के चारों? बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा अगर 4 चीजें इक्वल है तो दो दो का प्लस भी तो इक्वल ही होगा। भाई वैसे तो हिसाब से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर चारों चीजें इक्वल है तो इन 2 का प्लस और इन 2 का प्लस क्या इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। भाई अगर इक्वल चीजें होती हैं तो मतलब उनका प्लस भी आपस में कैसा होता है, इक्वल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 प्लस, अब एंगल 1 और एंगल 2 आपको नहीं लगता एंगल बी बना रहा है? पर देखो ना कंप्लीट बन तो रहा है। और 3 और 4 क्या बना रहे हैं? अब आप खुद बताइए, अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो क्या ए बी लाइन और ये सी डी लाइन क्या आपस में पैरेलल है? बिल्कुल। क्या चीज? भाई कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर क्या था कि अगर अल्टरनेट, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, उल्टे एंगल्स, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या हो जाएगी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया था कि लाइन आपकी ऐसे आके ऐसे टकरा के ऐसे जा रही थी। मुझे सिद्ध करना था कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल है। तो मेरा जो प्लान बन रहा था वो यही तो बन रहा था कि किसी तरीके से अगर मैं ये एंगल और ये एंगल क्या करवा दूं, इक्वल करा दूं, तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर से मैं इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के पैरेलल बोल सकता हूं। इसी पे तो काम कर रहे हैं, तो इसलिए अब इस केस में यही तो हुआ कि आपका 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है और 2 और 3 भी इक्वल है, तो चारों के चारों इक्वल है। चारों के चारों इक्वल है तो इनका 2 2 का प्लस भी तो इक्वल ही होगा। तो भाई मैंने 2 का प्लस कर दिया, इधर 2 का प्लस करवा दिया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 किस क्या बन गया, एंगल बी, और 3 और 4 प्लस करें तो क्या बन गया? और कहीं ना कहीं एंगल बी और एंगल सी आपस में कैसे है? अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर से क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या आपस में पैरेलल होंगी?
बोलो नहीं, किसको नहीं आया हाथ खड़ा करो अभी बता दो भाई। चलो कोई बात नहीं, बाकी हम जो दोबारा लिखेंगे तो हम इस चीज का दोबारा जिक्र कर लेंगे। अब इस पूरे में बस एक ही चीज है जो इनकम्प्लीट सी है, वो है 2 और 3 का आपस में इक्वल होना। अभी बता देते हैं वो 2 और 3 कैसे इक्वल हुए। देखो भाई, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो पैरेलल लाइनें हैं तो उनके बीच में जितने भी परपेंडिकुलर्स बनते हैं वो भी इक्वल है। वो आपस में पैरेलल जरूर होते हैं। मतलब परपेंडिकुलर्स ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। मतलब दो पैरेलल लाइनों के बीच में जितने भी परपेंडिकुलर बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं आपस में। इक्वल नहीं होते, पैरेलल होते हैं। होते तो इक्वल भी हैं लेकिन साथ ही साथ पैरेलल भी होते हैं। हाँ जी, तो अब आप खुद सोचिए, ये जो आपने बी एक्स बनाया है ये क्या परपेंडिकुलर नहीं है पैरेलल लाइनों के बीच में? तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। अब आप खुद सोचिए, ये और ये अगर पैरेलल है और इनके बीच में अगर एक ऐसे ट्रांसवर्सल जा रही है तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा क्या? तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा? और रीजन क्या दोगे? अल्टरनेट इंटीरियर। आ गया समझ में? अब थोड़ा लिखना शुरू करें। एंगल 1 और 4 के बीच में हो सकता है बाबू, जो चारों ही इक्वल हो गए तो 1 4 के भी इक्वल है, 2 3 के भी इक्वल है, सब एक दूसरे के इक्वल है। आप किन्हीं भी दो का प्लस लेके कर सकते थे, बट मैंने जानबूझ के किसका प्लस लिया, 1 और 2 का, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एंगल बी करवाना था और एंगल बी में 1 और 2 लग रहे हैं, इसलिए मैंने 1 और 2 का प्लस किया। और दूसरी साइड मैंने किसका प्लस किया, 3 और 4 का, क्योंकि मुझे एंगल सी बनाना है। तो 3 और 4 ऐसा नहीं। बाकी हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग गौर करिएगा प्लीज, तो आपको और अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का था कि भाई आपके पास एक पैरेलल मिरर है और एक और पैरेलल मिरर है और ये इस तरीके से पॉलिश और ये वाला इधर पॉलिश। ठीक है, इस मिरर का नाम क्या है, पी क्यू। यहाँ पी है और यहाँ पर क्यू है, और इस मिरर का नाम है आर और एस। हमारी जो स्टोरी थी वो कुछ इस तरीके की थी कि यहाँ से एक लाइन गई ए नाम से और उसने कहां पे स्ट्राइक किया मिरर को, बी पर, एंड देन इट्स रिफ्लेक्ट बैक कहां पर, A पर, और फिर इस तरीके से और नाम पड़ा इसका डी। तो एक इधर और एक इधर। ठीक है, आइए गिवन लिख लेते हैं फटाफट। गिवन में क्या क्या लिखूं, पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। एक तो ये बात आपको की दी हुई है, सही है। अच्छा, टू प्रूव करने के लिए क्या बोला है वो बता दीजिए। एंगल नहीं है, ए बी लाइन को सी डी लाइन के क्या करवाना है, पैरेलल, ऐसा आपसे बोला है। अब वो ए बी लाइन को सी डी लाइन के पैरेलल करवाने के लिए हमारी मजबूरी फंस रही है कि एंगल बी को और एंगल सी को हमें क्या करवाना पड़ेगा, इक्वल, ताकि कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर से ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या बन जाए, पैरेलल। अब हम इस पर काम कर रहे हैं, तो प्रूफ हमने हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया, परपेंडिकुलर, ठीक है, और बी एक्स नाम का, और इधर बना लीजिएगा सी वाई नाम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ड्रॉ बी एक्स परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी वाई परपेंडिकुलर टू आर एस, और हम अपना प्रूफ शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप प्रॉपर एंगल्स के नाम दे दीजिए, एंगल 1, एंगल 2, ये क्या रखा भैया, ड्रॉ बी इनटू 1, ड्रॉ बी एक्स, बी इंटू नहीं बाबू, बी एक्स, अच्छा इसको बी एक्स दे दिया ना, एक्स नाम दिया, ठीक है। जे नाम दे दो, बता बता, जे नाम, बी एक्स नाम भी दे, बी जे नाम भी दे सकते हैं, जतन। ठीक है, अब हम प्रूफ शुरू कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले एंगल, पहले काम करिए एंगल 2 और एंगल 3 को ही कर लीजिए सबसे पहले। बोलो भाई, नहीं लिख दिया करो दोनों तरफ, राइट टू गिव पॉइंट। या देखो टीचर किस तरीके से चेक कर रहा है आपका, उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं दे सकते।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपना प्रूफ शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई बी एक्स लाइन जो है वो पैरेलल होगी किसके, सी वाई के। रीजन बता दीजिए। परपेंडिकुलर्स ड्रॉन between between parallel lines, between two parallel lines। भाई ये वाला लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बने हैं किन के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में। और दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी परपेंडिकुलर होते हैं वो सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। आपस में क्या होते हैं वो, इस बात को परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। भाई बी एक्स और सी वाई आपस में पैरेलल है, इसका मतलब ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसीलिए एंगल टू किसके इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 1 एंगल 3 एंगल 3 इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहले आपने वो 2 और 3 वाला हिसाब किताब निपटा दिया। अब इसके बाद एंगल 1 किसके इक्वल होगा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एक साथ लिख देना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान ही नहीं, एंगल 3 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे। अच्छा यार कोई लाइन आई पॉइंट पे गई और वापस चली गई तो नॉर्मल के बीच में ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं आता है। रीजन क्या होता है इसका, क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का लॉ है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर मैं इन तीनों चीजों को कंपेयर करूं तो इस बात को लिख सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। और एंगल 4 अरे लिखने को लिख सकते हैं लेकिन मेरे को इन चारों बातों को लिखकर फिर प्लस करके दिखाना है इनको। बताई थी। 1 और 4 को इक्वल करा के क्या करूंगा, करने को तो करवा सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है ना। तो इसलिए मैंने चारों एंगलों को क्या करवा दिया, आप इक्वल। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे ही आपके पास चारों इक्वल आ गए तो इनके दो दो का प्लस भी आपस में कैसा होगा, इक्वल। अब आप बताइए किसका प्लस करवाऊंगा, बिल्कुल 1 का 2 के साथ और 3 का, ताकि 1 और 2 का कंबाइन हो तो b बन जाए, 3 और 4 का कंबाइन हो तो c बन। अब मैं लिखूंगा इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 प्लस। अब एंगल 1 और एंगल 2 का प्लस क्या देगा, एंगल ए बी सी, सही है। और 3 और 4 का एंगल बी सी डी। अगर ए बी सी इक्वल है बी सी डी के तो इसका मतलब आपकी जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है। रीजन बिल्कुल सही बात है, कन्वर्स अल्टरनेट इंटीरियर और आपका प्रूफ डन। ये काम आपको करना आया, ठीक है, समझ में आया? चलिए फटाफट थोड़ा सा ए बी सी प्लीज एंगल ए। चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हमने भी किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन है करने के लिए, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। ये 5वां तो करवा दिया ना। चलिए फर्स्ट वाला देखिए, आपके पास डायग्राम कुछ इस तरीके का बन रहा है, 3 लाइनें हैं और एक आपके पास क्या जा रही है ऐसे ट्रांसवर्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ये वाला एंगल एक्स दिया हुआ है, ये वाला आपको वाई दिया हुआ है और ये वाला आपको जेड दिया हुआ है। और गिवन में जो बातें हैं वो सुन लीजिए क्या है। गिवन में लिखा हुआ है ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी लाइन जो है वो ई एफ के पैरेलल है। और एक चीज और भी है, वाई और
Z का रेशियो दिया हुआ 3 रेशियो, इसको गलत बैठा दिया आपने जो करना है। बढ़िया है ना। आते चलेगा फाइंड x, आपको इसमें x कैलकुलेट करना है। आप दिखा रहा है मैं मतलब यहाँ ध्यान दीजिए। ना तो क्या नाम क्या कर रहा हूँ y और z के क्या दिए हुए हैं आपको, मेरी बात सुनिए, इसमें आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये x की वैल्यू। प्लान सुनिए क्या है, प्लान कुछ ऐसा है कि हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई थी कि अगर कोई एक पैरेलल लाइन है, मतलब अगर आपके पास एक लाइन है, अगर आप एक और लाइन बनाएं जो कि इसी के पैरेलल है, मतलब L1 है, यहाँ पे L2 है, और एक और हम बना रहे हैं L3, और अगर ये बात गिवन है आपको कि L2 पैरेलल है किसके, L1 के, और L3 पैरेलल है L1 के, तो L2 और L3 भी आपस में कैसे होंगे, मतलब ये है कि टू लाइंस if two lines are parallel to same line, अगर दो लाइन है, if two lines are parallel to the same line, then the two lines are parallel to each other, and the two lines are parallel to each other. अगर दो लाइनें सेम लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी कैसी होती हैं, पैरेलल। ये आपके पास एक थ्योरम है जिसका यूज इसमें होगा। देखिए क्वेश्चन का आपको गिवन है कि ए बी लाइन किसके पैरेलल है और ई एफ लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के। तो ए बी लाइन भी सी डी के ही पैरेलल है और ई एफ लाइन भी सी डी के पैरेलल, तो इसका मतलब ए बी और ई एफ आपस में कैसी हैं, और अगर ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल हैं तो कहीं ना कहीं एंगल एक्स और एंगल जेड आपस में कैसे हैं, इक्वल है। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर z 7x 7a है तो x भी क्या हो जाएगा, अच्छा y तो ऑलरेडी 3a है ही, और x कितना है 7, और ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल भी हैं, तो आपको नहीं लगता x और y को इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम साइड के अंदर वाले, और को इंटीरियर एंगलों का प्लस 180 होता है, तो कहीं ना कहीं x प्लस वाई इक्वल टू 180। x की जगह क्या लिख रहे हैं, 7 है, y की जगह क्या लिखेंगे हम, 10 y और z क्यों नहीं चाहिए भाई, लाइन में ये वाली और ये वाली पिक कर रहा हूँ, बीच वाली लाइन तो मैं पिक ही नहीं कर रहा, ऐसे सोचो यही नहीं, तब तो होने चाहिए थे ना, मुंह पे पड़ेगा, मतलब y और z भी बता रहा हूँ पहले, मारने से पहले इसलिए बता दिए तो बार बार ये कुछ कर रहा है ना केवल, अभी तो टच करी एक बार, क्यों तो 7a प्लस 3a कितना हो जाएगा 10, 170 और a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 18। अब a की वैल्यू 18 है तो x की वैल्यू जो कि 7a है, तो x कितना हो जाएगा 7 इंटू में 18 कितना आ जाएगा 120। ये y और z भी है ना वैसे, y और z y और z भाई y और z नहीं है, देखो निकालना क्या है x देखिए दोबारा से, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तीनों आपस में कैसी हैं, तीनों तो नहीं है, हाँ हाँ ए बी सी और डी, और यहाँ पर ई और एफ, और ये एक्स है, और मेरे ख्याल से ये वाला नहीं था भाई, ये था भाई, नहीं यहाँ भाई है भाई, और ये वाला जेड। अभी तो देखिए प्लीज गिवन में क्या क्या है, पीयूष बताइए गिवन में क्या क्या है, अरे आप पढ़ेगा पीयूष, बहुत बढ़िया। ये ए भी पैरेलल है सी डी के, और कहीं ना कहीं सी डी पैरेलल है ई एफ के, और ए वाई रेशियो जेड कितना है, प्रूफ करना और प्रूफ नहीं करना, फाइंड करना, x
अब आप बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो मैं ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि जैसे ही ऊपर और नीचे वाली लाइनें पैरेलल हो जाएंगी तभी एक्स और जेड इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपको ये काम डायरेक्टली नहीं करना है, पहले इनको पैरेलल दिखवाना है। आइए चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो भाई ए बी लाइन भैया पैरेलल है सी डी के, और सी डी लाइन पैरेलल है ई एफ के। ये इसका रीजन है गिवन, इसका रीजन है गिवन। तो ऑब्वियस सी बात है ए बी लाइन भी पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। रीजन बता दीजिए। if two lines if two lines are parallel to same line then they are parallel to each other parallel to each other। और अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो गई तो अब आप बताइए एंगल एक्स और एंगल जेड आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। रीजन अल्टरनेट। अच्छा ये काम कराने से पहले आपको एक काम और कराना था, सॉरी, वाई और जेड की वैल्यू लेट कर लेनी थी। वाई और जेड का रेशियो कितना है 3:7। तो वाई कितना इक्वल हो जाएगा 3a, जेड कितना इक्वल हो जाएगा। इसके बाद यहां से फिर ये शुरू करवाना है। ठीक है, ये सब होने के बाद फिर x किसके इक्वल हो गया z के, तो इसका मतलब x भी किसके इक्वल हो गया। अब हम इससे x और y वाली बात उठाएंगे। अब आप बताइए x प्लस वाई इक्वल टू 180 बिल्कुल सही बात, कोइंटीग्रल। अच्छा x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू 3 और यहाँ पे हो जाएगा 50 अल्लाह समझा दी भाई, करे जा रहा काम। a की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब a की वैल्यू 18 आ गई, हमें तो x निकालना है। x 7 के इक्वल है, तो x जो होगा वो 7 इंटू में 18 दैट इज 1। तो x की वैल्यू आ गई 100। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। 4 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। इस तरीके से दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर ये a है। एक लाइन इस तरीके से दी हुई है आपको, ये लाइन है सी और डी, और इधर हमने एक, आप अपना बताओ, एक एफ है और एक ई है, और यहाँ पे इधर टच करा दिया गया है इसको, और इसको नाम दिया गया है जी, और यहाँ पे ये 90 बना रहा है दोनों साइड इधर भी। ठीक है, अच्छा जी अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। हाँ यहाँ भी है, आवाज नहीं। तो गिवन में अगर हम बोले तो लिखा हुआ है ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और EF है, EF परपेंडिकुलर है सी डी पे। तीसरा है एंगल GED इक्वल टू है 126 डिग्री। और फाइंड आपको 3 चीजें करनी है। एक तो AGE करना है, GEF एक आपको एंगल GEF निकालना है, और एक आपको FGE, एंगल FGE। ये 3 काम आपको करने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे काम आपको करने हैं। आइए फटाफट इन एंगल्स को बना लेते हैं। कहाँ कहाँ पर है भाई। एक तो आपको GED दिया हुआ है, GED मतलब ये पूरा, ये 126 दिया हुआ है। ठीक है, EF परपेंडिकुलर है तो 90 इधर भी है 90 इधर भी है, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ऐसा दिया हुआ है। अब आपको फाइंड क्या क्या करना है उस पर बात कर लेते हैं। AGE ये वाला एंगल चाहिए मुझे। अब आप खुद सोचिए, जब 2 लाइनें पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट ही रहा है, जब ये वाला 126 है तो ये वाला भी कितना होगा 126। भाई कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर तो लाइन है पैरेलल करने के लिए होता है। क्या लाइन है पैरेलल करनी है क्या, नहीं ना, तो फिर अल्टरनेट। जल्दी जल्दी का तो इतना शौकीन है तो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास, अरे यार यहाँ ध्यान दो प्लीज, पहले मैं कंप्लीट करा दूं उसके बाद फूट लेंगे। 126
तो ये वाला भी कितना हो गया 126। तो पहला वाला काम डन है। अब आपको GEF निकालना है, तो GEF ये बीच वाला 180 में से नहीं 126 में से अगर मैं 90 माइनस करा दूं तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। 36 आ रहा है। और 126 में से 90 हटाओगे तो कितना बनेगा आपके पास? 36 मतलब तो ये वाला जो है, मतलब हम ये बीच वाला एंगल निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें इस पूरे 126 में से 90 को क्या करवाना पड़ेगा, और आपका सेकंड वाला काम भी बन जाएगा। 36 तीसरा बच गया आपके पास FGE। तो 54 FGE ये वाला एंगल इधर वाला, 54 आ रहा है। अब ये पूरा कितना है 180। 180 लीनियर पेयर से आप इस बचे हुए एंगल को निकाल सकते 150 में 150 से 180 180 में से अगर आप 126 माइनस करते हैं तो आपके पास 54 एंगल ये बचेगा। आया समझ में क्या क्या करना है? ठीक है भाई, ठीक है। आइए लिखना शुरू करते हैं फटाफट इसको। लेकिन आप एक करा तो लिया कोई नहीं सॉल्यूशन स्टार्ट करो। चलो भाई इधर देखो सॉल्यूशन। बस ठीक है कमर सीधी होगी तेरी। अब इधर ध्यान दो। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने जो किया वो अल्टरनेट इंटीरियर का किया। तो एंगल AGE इक्वल है एंगल GED के। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला नहीं सब में काउंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल AGE की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 126 और आप इसे हाईलाइट करा देंगे। फिर उसके बाद हमें बीच वाला एंगल जो है ये वाला निकालना था। तो एंगल GEF निकालने के लिए एंगल GED माइनस FED अच्छा जी GED कितना है 126, FED 90 माइनस किया तो कितना? एंगल 36 तो एंगल GEF। और तीसरा जो ये वाला एंगल है आपके पास इसको निकालना है हमें लीनियर पेयर से। तो हम लिखेंगे एंगल AGE प्लस एंगल EGF इक्वल टू या FG 180 डिग्री FG इक्वल टू अच्छा AGE कितना है 126। FG तो हमें निकालना ही है और यहाँ हो जाएगा 180। इसको माइनस करा दोगे तो FGE इक्वल टू 180 माइनस 126। अब 180 में से अगर 126 माइनस हो गए तो एंगल FGE इक्वल टू में और आपके तीनों काम चलिए नेक्स्ट देखिए। नहीं यार 7 घंटे हो नहीं पाएगा भाई चुपचाप मुंह बंद रख के ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे। तो मुंह बंद रहे तभी तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? इस तरीके से बना हुआ है, एक लाइन इस तरीके से जा रही है, फिर ऐसे ऊपर और फिर यहाँ चौथा करा दो चौथा से यहाँ पे आपके पास यहाँ P, यहाँ पे Q, ये R, यहाँ पे ये S और ये T। और ये वाला एंगल जो है आपको 110 दिया है, ये वाला एंगल आपको 130 दिया है और आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है। अब आप क्या करने वाले हैं इसमें वो सुनिए। आप यहाँ पर अच्छा ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है ऐसा दे रखा है। तो पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं भाई PQ पैरेलल है ST के। दूसरा है एंगल PQR इक्वल टू में 110। तीसरा है एंगल RST इक्वल टू में पॉइंट जो करना है आपको एंगल QRS निकाल के लाना। ठीक है सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करें। वो इससे पहले कंस्ट्रक्शन होना। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे आप यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बनाएंगे X और Y। अब ये वाली लाइन पैरेलल है किसके PQ के एंड पासिंग थ्रू R।
ये आप लिखेंगे आप ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू PQ and passes through R. passing through R. ये काम आपको करना है, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन पार्ट में क्या होने वाला है, मुझे बात बताओ, ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोइंटीरियर होगा, मतलब इनका प्लस 180 के बराबर होगा। अब ये वाला कितना है, 110। 170 ये वाला 110 नहीं है, अरे वो माइनस 1 कर दिया नहीं आ रहा। अब ये 110 है, तो ये वाला नीचे वाला कितना हो जाएगा, 70। रीजन कोइंटीरियर एंगल। अब यार ये वाली लाइन, मेरी बात सुनो, ये वाली, अरे रुक जाओ यार, ये एस टी जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, और एक्स वाई भी पैरेलल है पी क्यू के, तो कहीं ना कहीं एक्स वाई और एस टी आपस में कैसी हैं, पैरेलल। ये हमने बताया था अभी आपको कि अगर वन लाइन इज टू लाइन आर पैरेलल टू द सेम लाइन, then they are parallel to each other. अब अगर एस टी और एक्स वाई पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं ये एंगल और ये एंगल मिलाकर भी कोइंटीरियर, तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50। सही है। अब आप बताइए, ये तीनों एंगलों का प्लस 180 रीजन स्ट्रेट एंगल। अब अगर ये 70 है, ये 50 है, 120, 120 बाकी क्या रह गया, 160, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, बस यही है आंसर, बस ठीक है, ये हो गया सर। अब है तो यार अच्छा बेटर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, पी क्यू जो है वो पैरेलल है एक्स आर एस टी के, एस टी, अच्छा, और पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के, तो कहीं ना कहीं एक्स टी एस टी पैरेलल होगा एक्स वाई। रीजन if two lines are parallel to same line, they are parallel to each other. अब सब पैरेलल है आपस में। अब हम लोग कोइंटीरियर वाला लगा लेते हैं कि अब मैं इसको एंगल 1 नाम देता हूं और इसको एंगल 2, उधर एंगल 3 और इस वाले को एंगल 4 और इस वाले को एंगल 5। अब आप बताइए एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, 70। रीजन कोइंटीरियर एंगल। एंगल 1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 110 110। 70। अरे रुक जा, निकालना है। तो एंगल 2 जो है वो 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 70। तो एंगल 2 आ गया आपके पास 70। अरे वो मेट्रो ट्रेन का वो है, दरवाजे सीधे हाथ की तरफ खुलेंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलाकर 180 डिग्री। रीजन कोइंटीरियर अगेन, कोइंटीरियर एंगल्स। अच्छा 3 की जगह 130, 4 की जगह हम निकाल ही रहे हैं, यहाँ पे 180, एंगल 4 इक्वल टू में 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, तो एंगल 450 आ गया। अब आप सोचिए थोड़ा सा, एंगल CRS 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल, एंगल 2 इज स्ट्रेट एंगल। एंगल 2 70 है, एंगल 2 कितना है, 70, एंगल 4 50, 50, एंगल 5 में निकाला, और ये हो जाएगा 120 60 आ जाएगा आंसर। तो एंगल 5 180, तो एंगल 5 हो जाएगा आपका। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर, उसको निपटा लेंगे यार, ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग, 1-2 मिनट की बात है, उसमें भी आप लोग ऐसे ड्रामा दे रहे हो, एक ही रिकॉर्डिंग में सारे आ जाएंगे क्वेश्चन। एंगल 4 देखिए, एंगल 4 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इस तरीके से आपको डायग्राम दिया हुआ है, एक इधर है, एक ट्राइंगल इधर है और ऐसे बन रहा है, और ये वाला जो है ये 50 है,
यहाँ पे ये x है और ये y है और ये 127 127 और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर a है, यहाँ पे p है और यहाँ b है, यहाँ पे c है, ये q, यहाँ पे r और ये d है। गिवन लिख लेते हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के और एंगल ए पी क्यू 50 और एंगल पी आर डी 127। फाइंड करना है आपको एक्स एंड वाई। अब थोड़ा लॉजिक सुन लो क्या है भाई, अगर दो लाइन है पैरेलल है और अगर इस तरीके से लाइन बन रही है और इधर x है और इधर 50 है, तो आप बताइए क्या x और 50 आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? रीजन, तो भाई x तो निकल जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 50। सही है, तो x तो बन गई बात, एक तो काम वही होगा। अब आप मुझे बताइए, एक मिनट, ये लाइन फिर हो गई लेकिन ट्रांसवर्सल इस बार ये वाली नहीं ले रही, ये वाली पिक कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, ये 127 है और इधर जो लिखा हुआ है ये 50 प्लस वाई है, तो कहीं ना कहीं 50 प्लस वाई और 127 आपस में कैसे होंगे? तो आप लिखोगे 50 प्लस वाई इक्वल टू में 127 वाई को अकेला कर दोगे, 127 में से आप 50 को क्या करवा देंगे माइनस, और यहाँ 77 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिख और लेते हैं, प्लीज 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 यार, समझा दो। अब आप बताइए, सॉल्यूशन में हम इस तरीके से लिखेंगे, आप चाहो तो इसको एंगल 1 और इसको x तो चला ही रहे हो आप। अब आप लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू में x, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 1 जो था वो 50 था, तो x भी कितना आ जाएगा, तो आपका पहला काम तो बनी गया। दूसरे वाले एंगल को लिख लेते हैं, एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी इक्वल है एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर, रीजन। अच्छा, एपीआर की जगह क्या लिख सकते हो? एपीआर एंगल में, ये पूरे एंगल में 50 भी आ गया और वाई भी आ गया, पीआरडी की जगह 127, वाई को अकेला कर दोगे 127 माइनस 50 70, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 70। ठीक है, कल आप लोग जो है रेडी करके आइएगा इसको।